दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ आप सभी के बीच आपसे ही संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आशा करता हूं कि आप सभी को आज की जानकारी पसंद आएगी और आपके मन में जो शंकाएं उत्पन्न हो रही है उसका समाधान भी जो है आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। तो दोस्तों, अभी हालिया 2 दिन पहले जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सक्षमता परीक्षा से संबंधित जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसमें जो है एक बात का जिक्र किया गया है कि चूंकि यह ऑनलाइन मोड में या सीबीटी मोड में परीक्षा सक्षमता परीक्षा नियोजित शिक्षकों की होगी, इसलिए इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है अपनाई जाएगी। अब ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इसको लेकर के बहुत सारे हमारे नियोजित शिक्षक अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। उनके मन में तरह तरह की बातें आ रही हैं। बहुत सारे नियोजित शिक्षकों का ये भी कहना है कि नॉर्मलाइजेशन मीन्स नेगेटिव मार्किंग। तो हम इसको जो है नेगेटिव मार्किंग तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इसका असर जो है आपके प्राप्तांक पर निश्चित रूप से पड़ता है। तो इन्हीं सब बातों को जो है आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष लाया हूं कि आपके मन में जो भी शंका हो उसका समाधान जो है सही तरीके से हो सके। वहीं दूसरी तरफ आपने उस नोटिफिकेशन में ये भी देखा होगा कि उस नोटिफिकेशन में अगर नियोजित शिक्षकों का कोई मामला प्राधिकार में, अपीलीय प्राधिकार या न्यायालय में चल रहा है, तो वैसे नियोजित शिक्षक आप मान करके चलिए कि सक्षमता परीक्षा में भाग नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो है 2 तरह के कंडीशन हो सकते हैं कि इंडिविजुअल कोई नियोजित शिक्षक का मामला जो है प्राधिकार में चल रहा हो, तो निश्चित रूप से ऐसे नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में भाग नहीं लेंगे। वहीं अगर हम बात करें तो 1 to 5 में जो हमारे बीएड योग्यताधारी नियोजित शिक्षक हैं, उनका भी मामला जो है अभी कोर्ट में चल रहा है और एनआईओएस से जो हमारे नियोजित शिक्षक 6ठे चरण में बहाल हुए हैं, उनका ही मामला जो है अभी न्यायालय में लटका हुआ है। तो अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि क्या ये नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में भाग ले सकते हैं। ये हमारे नियोजित शिक्षक काफ़ी परेशान हैं और काफ़ी दिनों से इनके साथ जो है परेशानियों का सामना जो है ये काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। तो मैं यहाँ आपको बता दूँ कि चूँकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को ही जो है ये परीक्षा लेना है, लेकिन उन्होंने इस बात का जिक्र तो किया है कि इस तरह के केस में नियोजित शिक्षक जो है सक्षमता परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने अलग से कोई गाइडलाइन जो है नहीं दिया है कि 1 to 5 में जो हमारे बीएड योग्यताधारी शिक्षक हैं वे सक्षमता परीक्षा में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। एनआईओएस से जो हमारे नियोजित शिक्षक परीक्षा के माध्यम से नियोजित शिक्षक बने हुए थे, क्या वो बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, तो इस पर जो है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आइए अब हम समझ लेते हैं कि आखिर ये नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है क्या। तो मान लीजिए कि बिहार में बहुत सारे नियोजित शिक्षक हैं और सभी को जो है सीबीटी मोड में परीक्षा देना है, तो ये संभव नहीं है कि चाहे वो 1 to 5 के ही क्यों न शिक्षक हो, उनके लिए जो है इतनी कंप्यूटर की व्यवस्था जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कर सके। तब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? अब इसका सोल्यूशन ये होगा कि जितने भी 1 to 5 में हमारे नियोजित शिक्षक बहाल हैं, उनके लिए शिफ्ट वाइज जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है परीक्षा ले। अब ये शिफ्ट वाइज परीक्षा जो है एक दिन में 2 शिफ्ट भी हो सकता है, फिर 2 शिफ्ट अगले दिन, फिर जो है 2 शिफ्ट तीसरे दिन। ये उनकी संख्या के ऊपर जो है निर्भर करता है। तो होता क्या है कि जब शिफ्ट वाइज ऑनलाइन परीक्षा होती है तो वहाँ पर ये देखा गया है कि शिफ्ट 1 का जो पेपर का स्तर है, प्रश्न पत्र का स्तर है, वो मान लीजिए कठिन हो गया। शिफ्ट 2 में जो हमारे अभ्यर्थी या जो नियोजित शिक्षक बैठे, वो देख रहे हैं कि शिफ्ट 1 में जो लोग भाग दिए हैं, 1 में जो लोग परीक्षा में भाग लिए हैं, उनसे हमारे प्रश्न पत्र का स्तर जो है कठिन है। तो फर्स्ट शिफ्ट वाले जो नियोजित शिक्षक होंगे उनके द्वारा अच्छा अंक लाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ शिफ्ट 2 में जो नियोजित शिक्षक बैठे हैं, उनका प्रश्न का स्तर जो है कठिन है, तो उनको जो है अच्छे अंक नहीं मिल पाएंगे, उनको कठिनाई होगी। तो यहाँ पर जो है एक असमानता वाली बात हो जाती है कि आप प्रथम शिफ्ट के लिए इजी क्वेश्चन दे रहे हैं, जबकि वही दूसरे शिफ्ट वाले जो भी परीक्षार्थी या नियोजित शिक्षक बैठे हुए हैं उनके लिए आप
प्रश्न का स्तर जो है ऊंचा कर दिए हैं। और ये समस्या आना लाजमी भी है, क्योंकि शिफ्ट वाइज परीक्षा होने में अलग अलग शिफ्टों के लिए अलग अलग प्रश्न पत्र जो है तैयार किए जाते हैं, तो ये समस्या जो है बनी रहती है। अब यहाँ पर जिनका पेपर इजी होता है वो तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन जिनका पेपर जो है कठिन होता है वो जो है तरह तरह की बातें करते हैं। तो इन सभी समस्याओं के समाधान करने के लिए ही जो है, या ऑनलाइन मोड से जो परीक्षा होती है उसमें इस तरह की समस्या देखी जाती है, और इसका समाधान करने के लिए जो है नवलेशन सिस्टम का जो है उपयोग किया गया है, ताकि जो शिफ्ट वाइज अंकों का जो काफ़ी अंतर दिख रहा है उसको सामान्य किया जा सके। यहाँ मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप स्क्रीन पर जो आ रहा है उसको अच्छे तरीके से समझिए। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने नियोजित शिक्षकों को A, B, C, D और E ये 5 जो है नाम दिए हैं, और चूंकि शिफ्ट 1 में ये पांचों लोग बैठ गए, शिफ्ट B में फिर हमारे 5 नियोजित शिक्षक बैठे हैं, फिर शिफ्ट 3 में 5 बैठे हैं, लेकिन चूंकि समय ज़्यादा लग जाता इसलिए आप मान करके चलिए कि दूसरे शिफ्ट में जो हमारे नियोजित शिक्षक बैठे हैं उनका नाम जो है अपने आप बदल जाएगा। आप अपने अनुसार उनका कुछ भी नाम दे सकते हैं। सिर्फ यहाँ मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको आपके सामने रख रहा हूँ, तो इसको आप देखिए। जैसे सक्षमता परीक्षा के प्रथम दिन प्रथम शिफ्ट में हमारे ये 5 नियोजित शिक्षक A, B, C और D जो है बैठे हुए हैं। इसमें A ने जो है A द्वारा जो है 60 अंक, B द्वारा 50 अंक, C द्वारा 45 अंक, D द्वारा 65 अंक और E जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं उनके द्वारा 55 अंक जो है लाया गया। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि क्रूज जो है यहाँ पर पूर्णांक जो है 100 था। वहीं जब दूसरी शिफ्ट में परीक्षा होती है और वहाँ पर फिर हमारे 5 नियोजित शिक्षक जो है उस परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, तो उनके द्वारा जो नंबर लाए जाते हैं वह इस प्रकार होता है। ए हमारे नियोजित शिक्षक 100 अंक लाते हैं, बी हमारे 80 अंक लाते हैं, सी 70 अंक, डी 95 अंक और ई जो है 85 अंक। तो यहाँ प्राप्तांक को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं शिफ्ट ए में जो हमारे नियोजित शिक्षक बैठे हुए हैं उनके प्रश्न जो है काफ़ी कठिन थे और उनके द्वारा जो है स्कोर अच्छा नहीं किया गया। जबकि शिफ्ट बी में जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं उनके द्वारा जो है बहुत बढ़िया स्कोर किया गया। जो हमारे ए नियोजित शिक्षक हैं वो शिफ्ट बी में तो 100 में 100 अंक ला दिए हैं। तो इस पर आप सभी मानकर चलिए कि यहाँ पर जो है नियोजित शिक्षकों द्वारा जो है आरोप प्रत्यारोप जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर लगेगा ही। तो इस समस्या को हल करने के लिए, इसका समाधान करने के लिए शिफ्ट वाइज जो है जितने भी परीक्षार्थी या नियोजित शिक्षक बैठे होंगे उनका जो हम औसत अंक निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि शिफ्ट 1 में जो हमारे नियोजित शिक्षक बैठे हैं उनके औसत अंक जो है 55 है और जो बी में शिफ्ट 2 में बैठे हैं उनका औसत अंक 80 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि औसत अंक का अंतर जो है 25 हो रहा है। तो इसको जो है बराबर करने के लिए शिफ्ट 1 में जो भी नियोजित शिक्षक है उनके लाए गए अंकों में हम 25 जो है जोड़ देंगे। शिफ्ट 1 में जो भी नियोजित शिक्षक बैठे हैं उनका प्राप्तांक जो है बदल जाएगा। 8 लाए हैं उनका प्राप्तांक 80 हो जाएगा, 50 वाले का 75 हो जाएगा और 45 वाले जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं वो 70 पे चले जाएंगे। 65 वाले नियोजित शिक्षक यहाँ पर जो है ये चले जाएंगे 90 पर चले जाएंगे और 55 वाले जो है हमारे नियोजित शिक्षक ये चले जाएंगे 80 पर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 25 अंक प्रत्येक नियोजित शिक्षक जो कि शिफ्ट 1 में बैठे हुए हैं जोड़ने के बाद औसत अंक जो है सामान्य हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर अब फायदा किसको हो रहा है? यहाँ पर फायदा हो रहा है शिफ्ट 1 में बैठने वाले नियोजित शिक्षकों को, क्योंकि जो 45 अंक लाए हैं उनका प्राप्तांक जो है 25 में जोड़ते हैं तो उनका 70 हो जाता है। और ठीक इसके नीचे शिफ्ट 2 में जो एक हमारे नियोजित शिक्षक है उनका भी 70 है। अब मेधा अंक के समय जो है इन दोनों के बीच जो है मामला फंस सकता है। तो अब ये देखा जाए कि ये किस कोटि के हैं, क्योंकि कोटि वाइज जी हो मेधा अंक जो है के आधार पर वरीयता तय होगी या मेधा अंक के आधार पर जो है रिजल्ट आउट किया जाएगा। तो ऐसे ही जो है हम
औसत अंक निकाल करके इसका सामान्यीकरण जो है करते हैं। अब अगर हम बात करें शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 की, तो यहाँ पर आप देखिए औसत अंक दोनों का बराबर है। औसत अंक शिफ्ट 2 का भी औसत अंक 80 है और शिफ्ट 3 का भी जो है औसत अंक 80 है, यानी यहाँ पर प्रश्न का स्तर जो है दोनों शिफ्ट के लिए बराबर था, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 3 और 1 की तुलना करें तो शिफ्ट 3 में प्रश्न कठिन थे या शिफ्ट 1 में प्रश्न कठिन थे, आप इस चार्ट को देख करके बता सकते हैं। निश्चित रूप से शिफ्ट 1 में जो शिक्षक बैठे हुए थे उनका प्रश्न का स्तर जो है कठिन था, तो पुनः जो है हम इसको जो है सामान्य करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर 10 से 5% या 5 या 10 मैक्सिमम 10% शिक्षकों पर जो है नॉर्मलाइजेशन का असर पड़ता है। 10% निश्चित रूप से मानकर चलिए कि जो ऑनलाइन परीक्षा होगी उसमें हमारे 10% शिक्षक जो है प्रभावित होंगे। हो सकता है कि उनको इस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से लाभ मिले और बहुत सारे हमारे नियोजित शिक्षक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से, सक्षमता परीक्षा से मेधा सूची बनने के बाद बाहर भी हो जाए और जो बाहर हो रहे हैं वो उनका चयन भी हो जाए। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप सभी जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को समझ गए होंगे। अगर आपके मन में नॉर्मलाइजेशन से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप निश्चित रूप से कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास होगा कि इसका जवाब जो है मैं आपको दे सकूं और आपको संतुष्ट कर सकूं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।